नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे हिंदी की पाठशाला में। आज हमारी अगली कक्षा होगी और ये जो कक्षा होगी 5वीं कक्षा होगी। ये जो हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से पूरी तरीके से कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है एक या दो प्रैक्टिस सेट और ही आदिकाल पे लेंगे और आदिकाल तब जाके हम समाप्त करेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक और क्वेश्चन लिया जाए, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे पूरी तरीके से आदिकाल पे। उसके बाद तब रीतिकाल को स्टार्ट करेंगे ताकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं कोई भी क्वेश्चन आपसे बचे ना, है ना। हर प्रकार के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर ले जाएं। तो मेरे भाई आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या होगा? 5वां सेट आपका और ये हिंदी साहित्य के आदिकाल से पूरी तरीके से है। और ये देखिए आज हमारा पहला सवाल हो जाएगा। एक चीज सभी लोगों से, है ना, ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाएंगे और एक बार दो बार जरूर पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो भाई आपका बेहतर तरीके से तभी याद हो पाएगा और तैयार हो पाएगा, अन्यथा देख करके वीडियो नहीं आएगा कुछ। तो आपको नोट डाउन भी करते चलना है। जब जितना ये बेहतर आप नोट डाउन करेंगे उतना बेहतर तैयार होगा। ध्यान से देखो, आज जो दिया गया, पहले पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे पीछे, है ना, पीछे यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान रहेगा, यहां से खाली स्थान रहेगा। पीछे क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे खाली स्थान है। यहाँ पे क्या हम भरें कि अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस यहाँ पे जो रिक्त स्थान मैंने बताया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या चौपाई या, देखो, चौपाई या चौपाई, दोहा या दूहा। याद रखना ये चीज आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइन टू लाइन मिली हुई है। क्या? जिस प्रकार से गाथा कहने से गाहा, या गाथा कहो चाहे गाहा कहो, इससे किसका बोध हो जाता था? प्रकृति का बोध हो जाता था। उसी प्रकार से दोहा या दूहा कह देने से किसका बोध होता है? बोलोगे अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा दोहा या दूहा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना जाता है? तो आप बताएंगे रासो शब्द का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किससे मानते हैं? क्या रास से मानते हैं, रसायन से मानते हैं, रहस्य से मानते हैं, रासक से मानते हैं? तो यहाँ पे आप बिल्कुल नोट करेंगे कि भैया इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा। बोलेंगे मेरे भाई जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रासों का संबंध किससे मानते हैं? रसायन से मानते हैं। रासों का संबंध किससे मानते हैं? रसायन से मानते हैं। एक और याद बात रखना, रास से किसने माना? तो लिखेंगे रास से नंद दुलारे वाजपेयी। कौन? नंद दुलारे। ये चीज नोट कर लेंगे आप, 2-3 बार रिकॉल करेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, ये क्या माने हैं? ये रास से संबंध माने हैं। एक और बात याद रखना मेरे भाई, इससे ध्यान से देखना। और जो कविराज श्यामजी दास हैं, जो कविराज श्यामजी दास, वो किससे माने? रहस्य। देखो, रहस्य से कौन माने हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं रहस्य से, या ऐसे लिख लो कवि राज श्याम दुलारे या कविराज श्याम दास, ऐसा लिखेंगे कवि राज श्याम दास, कविराज श्याम दास। ये कौन माने हैं? तो बोलोगे सर ये माने हैं रहस्य से। ये क्या माने हैं? रहस्य से माने हैं संबंध। और आपको रास से पता ही चल गया, रास से, रसायन से किसने? तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किससे माने हैं? तो बोलोगे भाई ये रसायन से माने हैं। ये किससे माने? ये रसायन से माने हैं। और बचा हुआ क्या? रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, 2-3 लोग माने लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक तो लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक लिख लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक लिख लो नरोत्तम दास, है ना। एक नरोत्तम दास, एक दशरथ शर्मा। नरोत्तम दास और कौन? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, एक और नाम लिखेंगे माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। तो ध्यान देना, अगर ऐसा सवाल है तो ऐसा सवाल तो बन नहीं सकता क्योंकि 4-4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। या इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य मान के रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार आए होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आएंगे। नरोत्तम दास, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, ये किसको मान के रखे? ये सब लोग मान के रखे रासक को।
ये सब लोग किसको मान के रखे हैं? रासक को। तो आप क्लियर कर पाएंगे ना। रास को किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी ने। रहस्य को किसने माना? कविराज श्यामदास ने माना। रसायन को किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त किसको मान के रखे हैं? रासक को मान के रखे हैं। क्लियर है ना ये बात। आगे देखते हैं, सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने देखो सरहपाद का हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो आपको बहुत पहले से पता भी है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो पंडित, है ना, कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। ये बात क्लियर है ना? बताइएगा। इस बात से बिल्कुल क्लियर है आप। राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना था? सरहपाद माना था। इन्हीं सरहपाद को, है ना, यहां भी लिख सकते हैं इन्हीं को। अच्छा एक बार बताओ मुझे, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? तो बोलोगे सर चंद्रबरदाई को पहला महाकवि और इनकी जो रचना थी उसको पहला महाकाव्य माना था। तो चंद्रबरदाई को, चंद्रवरदाई इसको मान के रखे हैं, ये बात याद रखना, चंद्रवरदाई को। अच्छा राम कुमार वर्मा ने किसको माना? तो बोलोगे सर राम कुमार जो वर्मा थे वो माने हैं किसको? बताइएगा। राम कुमार वर्मा ने किसको माना? तो बोलोगे राम कुमार वर्मा ने किसको माना? और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख लेंगे अब्दुल रहमान को। किसको? अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को ये कौन मान के रखे हैं? तो बोलोगे अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मान के रखे हैं। और राम कुमार वर्मा किसको माने भैया? स्वयंभू को माने हैं, है ना। ये किसको माने हैं? राम कुमार वर्मा किसको माने हैं? स्वयंभू को माने हैं। ये बात बिल्कुल आप नोट करेंगे, है ना। और राहुल सांकृत्यायन किसको माना? तो बोलोगे राहुल सांकृत्यायन माने सरहपाद को। क्लियर है ना यहाँ तक। देखते हैं सवाल नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 4 का पृथ्वीराज विजय। अब देखो पृथ्वीराज रासो अलग था, पृथ्वीराज रासो किसका? चंद्रबरदाई का। यहाँ पे पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले कौन से ऐसे विद्वान हैं? माने पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मान रहे हैं, वो कौन से ऐसे विद्वान हैं जो माने? क्या डॉक्टर वूलर हैं, कवि राज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद? तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बताइए भैया इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बोलेंगे भैया इसमें जो राइट आंसर है वूलर है। कौन है? डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर ने किसके आधार पे? पृथ्वीराज विजय के आधार पे पृथ्वीराज रासो को क्या माने हैं? अप्रामाणिक मान के रखे हैं। अच्छा एक चीज हम पूछे आपसे, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? बताइएगा। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो बोलेंगे सर पृथ्वीराज विजय जो किसकी रचना? जयानक कवि की है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार, के रचनाकार, रचनाकार कौन है? तो लिखेंगे जयानक कवि। जयानक कवि या कवि जयानक है, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। सवाल नंबर 5वां देखते हैं, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है ना। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राउल वेल है, परमात्मा प्रकाश है। तो आप इसका आंसर देंगे, बताइएगा कौन सा? बोलेंगे भैया इसमें जो है ना गद्य और पद मिश्रित चंपू काव्य में लिखी गई कौन सी है? तो बोलोगे भैया राउल वेल है। राउल वेल के कौन से इसके रचनाकार? रोड़ा कवि। कौन से हो जाएंगे? रोड़ा कवि। बिल्कुल नोट कर लेंगे इस बात को, है ना। इस बात को बिल्कुल नोट करेंगे भैया कि गद्य और पद दोनों में मिश्रित शैली में कौन लिखा गया? रोड़ा कवि ने लिखे थे। किसको लिखे हैं? बोलेंगे किसको लिखे हैं? राउल वेल को लिखे। और भी लिखना चाहते हो, नख सिख का सबसे पहला वर्णन किसमें मिलता है? तो नख सिख का वर्णन भी इसी में सबसे पहले मिलता है ना। राउल वेल में क्या होता है? नख सिख का भी वर्णन मिलता है। लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो भैया। यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ नया से लिखेंगे आप, एक पेज ऐड करते हैं। राउल वेल, राउल वेल इनकी रचनाकार कौन से हैं? तो बोलेंगे भैया रचनाकार, रचनाकार, रचनाकार कौन है? तो रचनाकार रोड़ा कवि है। रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। क्लियर ना। लिखेंगे आगे इसी में, ये नक्सिक वर्णन का श्रृंगार परंपरा के आरंभ पर है ना। ये जो राउल वेल है नक्सिक के श्रृंगार परंपरा
श्रृंगार परंपरा पर आधारित है, ये आप नोट कर लेंगे। एक और बात नोट करेंगे, इसी में लिखेंगे हिंदी के 7 बोलियों के शब्द यहीं से मिलते हैं, है ना। हिंदी के 7 बोलियों के शब्द जो मिलते हैं यहीं से मिलते हैं। हिंदी के 7 बोलियों इसी रचना से मिलती हैं। हिंदी के 7 बोलियों के शब्द किस रचना से मिलते हैं? इसी रचना से मिलती है ना। एक और बात याद रखें, यह एक ऐसा राउलवेल एक ऐसा रचना है जो किस पे है? शिलांकित है ना। लिख सकते हैं यह एक शिलांकित कृति है। यह एक शिलांकित कृति है। एक कैसी कृति है भाई? ये भी एक शिलांकित कृति है ना। शिलांकित, शिला पे अंकित कृति है, शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति है, ये भी नोट कर लेंगे। वर्ण रत्नाकर, देखो वहां पे विषय में लिखना, वर्ण रत्नाकर किसका है? ये ज्योतिश्वर ठाकुर का है। किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है, ठीक है। ज्योतिश्वर। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? बताइएगा, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो बोलोगे सर ये एक व्याकरण ग्रंथ है, और ये कल हम पढ़े थे, ये किसकी रचना है? तो बोलोगे दामोदर शर्मा की है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका? दामोदर शर्मा की। ये कल हम लोग अभी रिवाइज किए थे, है ना। परमात्मा प्रकाश किसका? तो बोलोगे सर ये कल भी हम किए थे, जो इंदु का है। परमात्मा प्रकाश किसका? तो जो इंदु का। ये व्याकरण ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? ये बोलेंगे ये व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 5 हो जाएगा, 6 हो गया। देखो 5 नंबर हो गया, 6। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। बहुत बढ़िया सवाल है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या भैया? आपको पता ना, गोरखनाथ की साधना पद्धति हठ योग साधना पद्धति थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हठ योग साधना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे भैया यहाँ पे हठ योग साधना हो जाएगा, ठीक है। गोरखनाथ, है ना। यहाँ पे देखो हठ योग में हा का अर्थ क्या है? हा का अर्थ चंद्रमा है। हा का अर्थ, सॉरी, हा का अर्थ सूर्य है, गलती हुई। हा का अर्थ सूर्य, और ठ का अर्थ चंद्रमा है, या ठ का अर्थ चंद्र है, याद रखना। हा का अर्थ सूर्य है, ठा का अर्थ क्या? चंद्र है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और ये नाथ, इन्हीं को, गोरखनाथ को हम नाथ पंथ का आरंभ करता मानते हैं। नाथ पंथ का आरंभ करता, है ना, आरंभ करता। नाथों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नाथों की संख्या, आपसे पूछे नाथों की संख्या कितनी है? तो भैया नाथों की संख्या 9 है। क्लियर ना यहाँ तक? देखते हैं आगे सवाल नंबर अगला। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, बताइएगा। हेमचंद द्वारा सिद्ध हेम शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेम शब्दानुशासन है, दार्शनिक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, लोकोपदेश परक ग्रंथ है, सौंदर्य परक ग्रंथ है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा? बोलेंगे भैया ये जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है? तो बोलोगे एक व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर है ना यहाँ पे? हेमचंद कौन है? हेमचंद कौन है भैया? बोलोगे सर ये गुजरात के सोलंकी राजा के, है ना, सिद्धराज जयसिंह, और यहां लिख सकते हो गुजरात के सोलंकी राजा। हेमचंद कौन है? तो यहां पे लिख सकते हैं गुजरात के सोलंकी राजा, गुजरात के सोलंकी राजा, है ना। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, ऐसा लिख सकते हैं सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह, है ना। और इनके भतीजे दोनों, इनके भी दरबार में आते हैं, और इनके भतीजे, और इनके भतीजे कौन है? भतीजे कुमारपाल, है ना, भतीजे कुमारपाल, कुमारपाल के दरबारी कवि थे, के दरबारी थे। तो याद रखना, दो चीज याद रखना। एक तो जो गुजरात के राजा थे ना, राजा सोलंकी, राजा सिद्धराज जयसिंह, है ना, इनका नाम है राजा सिद्धराज जयसिंह, और इनके ही एक भतीजे का नाम क्या था? कुमारपाल।
इन दोनों के शासनकाल में, या कहा जाए इनके जो शासनकाल में, ये क्या थे भैया, यहाँ पे ये दरबारी थे। कौन? हेमचंद। हेमचंद कौन है? तो बोलोगे गुजरात के सोलंकी राजा के, है ना, सिद्धराज जयसिंह। और इनके ही भतीजे कौन? कुमारपाल के। कुमारपाल के क्या है? ये दरबारी कवि हैं, है ना, लेखक हैं, जो भी बोलना हो बोल सकते हो आप। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन से हैं? बहुत बढ़िया सवाल आया है ना। पाहुड़ दोहा बताइएगा कौन से हैं? हेमचंद को हम प्रकृत का पाणिनि भी कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी बात नोट कर सकते हैं। हेमचंद को ही हम प्रकृत का पाणिनि कहते हैं। हेमचंद को हम, या हेमचंद को प्रकृत का पाणिनि कहते हैं। प्रकृत का पाणिनि। हेमचंद को क्या कहते हैं? बोलोगे प्रकृत का पाणिनि कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। सवाल दिया है पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन से हैं? तो सर पाहुड़ दोहा के, है ना, कौन है? राम सिंह है। पाहुड़ दोहा रचना के रचनाकार कौन से हैं? बोलोगे पाहुड़ दोहा रचना के रचनाकार राम सिंह है। जो इंदु, परमात्मा प्रकाश, है ना। जो इंदु किसकी भी? अभी हमने बताया जो इंदु परमात्मा प्रकाश। जिन दत्त सूरी, है ना, उपदेश रसायन रास, है ना। ठीक है, ये चीज याद हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? राम सिंह। ये देखिएगा सवाल, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, ये बात किसने कही? मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। लेखक है, लेखक क्या, लेखक का है, यह कथन किसका है? तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, ये किसने बोल के रखा भैया? आमिर खुसरो। इसी उसी को बोलते हैं ना तूतिए हिंद। खड़ी बोली के जनक भी हैं। इनकी मुकरियां, गजल, दो सुखने, है ना, ये इनकी रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं। तो याद रखें, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं या तोतिए ए हिंद इन्हीं को बोलते हैं। ये कौन है? आमिर खुसरो हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 10 है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? तो बताइएगा भैया, ये कथन किसका है? विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, है ना, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किसका? बोलोगे भाई यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ना। और ये जानते हो ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने किस रचना से प्रसिद्ध हुए हैं? बताइएगा इस बात को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस, उसने कहा था, है ना, उसने कहा था से ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो यहां भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चंद्र रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो बताइएगा, क्या इन्होंने अवहट्ट कहा है, पुरानी हिंदी नाम दिए हैं, अपभ्रष्ट नाम दिए हैं, कि देसी भाषा नाम दिए हैं? तो बोलेंगे सर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन्होंने क्या कहा था? तो बोलोगे भैया इन्होंने पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था। किस नाम से पुकारा था? तो पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा पुरानी हिंदी को प्रकृताभास कहा गया था। लिख लेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोलोगे? पुरानी हिंदी को, पुरानी हिंदी को प्रकृताभास, पुरानी हिंदी को प्रकृताभास नाम से पुकारा, प्रकृताभास नाम से पुकारा। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर आगे आते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? बताइएगा, इसमें से कौन सी ऐसी रचना जो अपभ्रंश की नहीं है? पौमचर्यू नहीं है, भविष्यत कहा ये नहीं है, पाहुड़ दोहा ये नहीं है, कि चित्रावली नहीं है? भैया चित्रावली किसकी है? बताइएगा, चित्रावली उस्मान की है। और उस्मान कैसे कवि? तो बोलोगे भैया उस्मान सूफी कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? उस्मान एक सूफी कवि हैं। और याद रखना उस्मान, इसकी जो रचना काल भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रचना काल क्या है? 1613 ईस्वी में। इसका रचना काल क्या है? 1613 ईस्वी में है। क्लियर है ना। और ये किस भाषा में है? तो बोलोगे सर ये अवधी भाषा के, ये अवधी भाषा, याद रखना अवधी भाषा, चौपाई दोहा, है ना, चौपाई दोहा, चौपाई दोहा में प्रयुक्त छंद है। चौपाई दोहा में प्रयुक्त छंद है। ये चौपाई दोहा में प्रयुक्त छंद है। ये बात क्लियर है ना। अगर हम आपसे पूछे पौमचर्यू किसकी है, तो बोलेंगे सर जो पौमचर्यू है वो किसकी है? तो पौमचर्यू स्वयंभू की है। पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की है। आगे लिखेंगे, ये भविष्यत कहा, भविष्यत किसने कहा? सर बोलोगे धनपाल ने कहा। भविष्यत किसने कहा?
धर्मपाल ने कहा। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसने कहा? तो पाहुड़ दोहा अभी पीछे हम पढ़े थे, पाहुड़ दोहा राम सिंह ने कहा, या राम सिंह की रचना, कहानी राम सिंह की रचना है, ठीक ना। पौमचरियों स्वयंभू, है ना, और भविष्यत कहा धनपाल, पाहुड़ दोहा राम सिंह, चित्रावली उस्मान, और ये सूफी कवि हैं। ये किसमें? अवधी भाषा के चौपाई दोहा में प्रयुक्त है। इसकी रचना 1613 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सवाल नंबर 13 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, बताइएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या होगा? बोलो भैया, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? बोलोगे भैया, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। जैसे इसका क्रम दिए ना, पहले सबसे पहले कौन सी भाषा? तो सर बोलेंगे सबसे पहले संस्कृत थी। संस्कृत बाद कौन आती है? सर पाली आती है। पाली के बाद कौन आती है? बोलोगे भाई प्राकृत आती है ना, ठीक है, ये प्राकृत आती है। उसके बाद क्या? अपभ्रंश आती है, ध्यान देना, अपभ्रंश आती है, और उसके बाद अवहट्ट आती है। फिर कौन सी? इसके बाद का क्रम क्या होगा? बोलेंगे सर इसके बाद का क्रम अवहट्ट है, ये अवहट्ट है। इसके बाद का क्रम किसका है? तो बोलोगे सर इसके बाद का क्रम हिंदी का है, ठीक है। तो यहां बोल के रखना अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था। तो देखो जैसे यहां से अपभ्रंश के बाद किसकी अवस्था आएगी? तो बोलोगे सर अवहट्ट की आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अवहट्ट ही सही रहेगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 देखते हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। राजशेखर कवि किसे कहा गया? बताइएगा भैया, विद्यापति को, है ना। राजशेखर कवि किसको कहा गया भैया? विद्यापति को कहा गया है। राजशेखर कवि हम किसको कहते हैं? तो विद्यापति को कहते हैं, बिल्कुल सही ना। ये भी याद रखना। इनकी अन्य भी उपाधि है, इनकी अन्य उपाधियां लिख सकते हो विद्यापति की अन्य उपाधि। एक तो नाम देते हैं अभिनव जयदेव, क्या देते हैं? अभिनव जयदेव कवि शेखर। एक और लिख लो, अभिनव अभिनव जयदेव, है ना, जयदेव। और एक क्या था? कवि शेखर, लिखेंगे कवि शेखर। और आप एक जानते ही मैथिल कोकिल इन्हीं को हम बोलते हैं, पदावली की वजह से मैथिल कोकिल। और एक अभी आप यहां देख लिए, क्या भैया? एक और नाम दे दिया, क्या? राजशेखर, एक और नाम दे दिए राजशेखर, ठीक है ना। कीर्तिलता कीर्ति पताका पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं। ये कहाँ के हैं? बोलोगे सर ये इनका जन्म बिहार में हुआ था, दरभंगा जिला में, है ना, ठीक है। यहां देखो आगे चलते हैं। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? बोलोगे सर रानी केतकी की कहानी ये है मुंशी इंसा अल्लाह खां की। किसकी रचना हो जाएगी? मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना हो जाएगी, ठीक है। रानी केतकी की कहानी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है? सर इसका अन्य नाम है उदयभान चरित्र। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? उदयभान चरित्र। उदयभान चरित्र, क्या नाम आएगा? उदयभान चरित्र, ठीक है। और हम इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सो, ये किस पे रचना है ना, किस? तो बोलेंगे हास्य रस में है ये, हास्य, याद रखना, हास्य प्रधान रचना है, ऐसा लिख लो, हास्य प्रधान रचना है। ये कैसी रचना? हास्य प्रधान रचना है, ये हास्य प्रधान रचना है। और लिखेंगे हिंदी की पहली मौलिक, है ना, हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा भी है। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है, ये बिल्कुल लिखेंगे, है ना। हिंदी की पहली मौलिक गद्य हास्य प्रधान रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 16, कीर्तिलता के रचनाकार है, बिल्कुल आपको पता सर कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। इनकी अन्य रचनाएं क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और एक कौन है? पदावली। एक कौन रचना? एक पदावली। यही पदावली क्या किस भाषा में? ये मैथिली भाषा में है। बाकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये किस में है? अवहट्ट में है ना, या अपभ्रंश में? इसका भी जवाब देना आप। चलिए देखते हैं, सवाल नंबर देखते हैं 17, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो अभी हमने बोला था अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए वही जाने जाते हैं तूतीय हिंद। तूतीय हिंद का मतलब अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या? अबुल हसन, इसको भी लिख सकते हो आप। इनका वास्तविक नाम क्या है? सर इनका वास्तविक नाम
अबुल हसन है। क्या नाम है इनका? वास्तविक नाम अबुल हसन है। ठीक ना। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं सर? इनकी अन्य रचनाएं अभी हमें पता है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, है ना, गजल, ये इनकी अन्य रचनाएं भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं ये सवाल, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन थी? तो बोलोगे आदिकाल के जो काव्यों की प्रधान भाषा थी वो कैसी थी? तो डिंगल पिंगल शैली थी, है ना। ये कैसी शैली थी भैया? डिंगल और पिंगल शैली में आदिकाल की जितनी भी रचनाएं मिलती हैं वो किस प्रधान भाषा में है? तो बोलोगे डिंगल और पिंगल शैली में वो पाई जाती हैं। आगे देख लेंगे, यहां देखेंगे भैया निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो बताइए इसमें से 3 तो सुमेलित होगा, एक सुमेलित नहीं होगा। भरतेश्वर बाहुबली राज सालिबत सूरी, बिल्कुल सही है ना। रेवंत गिरिराज विजय सेन सूरी, बिल्कुल सही है। या देखो चंद्रबाला रास आंसू कवि, बिल्कुल सही है। स्थूलीभद्र रास जिन दत्त सूरी नहीं रहेगा, देखो यहां कंफ्यूजन किया, जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी है। क्या आएगा? जिन धर्म सूरी। बहुत सा देखो बारीक अंतर है, जिन धर्म सूरी। अगर हम जिन दत्त सूरी की बात करेंगे तो उपदेश रसायन रास, क्या हो जाएगा? उपदेश रसायन रास, लिख लेंगे इस बात को। क्या लिखेंगे? उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। ये किसकी है? तो बोलोगे ये जिन दत्त सूरी की है, जबकि स्थूल भद्र रास जो है वो जिन धर्म सूरी की है। बस इतना बारीक सा अंतर है। ये बिल्कुल चारों विकल्प सही ना होके बल्कि कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत था, जो कि हमने सही किया। जिन धर्म सूरी रहेगा स्थूल भद्र रास की, ये देखो इनके साथ हो जाएगा, ये उपदेश रसायन रास इनकी है। क्लियर है ना यहाँ तक? सवाल नंबर लास्ट होगा आज के सवाल, रणमल छंद। रणमल छंद के रचयिता कौन सर? रणमल छंद के रचयिता सर श्रीधर है ना। रणमल छंद के है कौन? श्रीधर। एक चीज और याद रखना, रणमल जो छंद है उसमें कितने 70 छंद में लिखित वीर गीत है ये, है ना। जो रणमल छंद है ये 70 छंद में, ये 70 छंद में लिखित वीर गीत है ना। कैसा? लिखित वीर गीत है। कितने छंदों में लिखी भाई? ये 70 छंदों में लिखी गई है। एक चीज और याद रखना, यहां पे देखो जो इंदु की अगर हम बात करें, जो इंदु की हम बात करें, परमात्मा प्रकाश, क्या लिखेंगे? परमात्मा प्रकाश। जो इंदु की लिख लेंगे परमात्मा प्रकाश, और एक लिखेंगे योगसार। परमात्मा प्रकाश और कौन लिख लेंगे? एक लिखेंगे योगसार। अगर हम बात करें मधुकर कवि की, मधुकर कवि का लिख लेंगे भैया, मधुकर कवि का क्या? जयमैंक जस चंद्रिका लिखेंगे यहाँ पे, जयमैंक जस चंद्रिका, ना, जयमैंक जस चंद्रिका। ये किसका? मधुकर कवि का। एक और बात छूट रही, कौन? भट्ट केदार का लिखेंगे जयचंद्र प्रकाश। यहाँ पे लिखेंगे इनका जयचंद्र प्रकाश। तो आज इतनी बड़ी क्लास हमारी हो जाएगी, है ना। ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हुए भाई, अब ध्यान से एक बात को ध्यान देना, ये जो 20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये 20 क्वेश्चन तो कहने के लिए हैं, लेकिन इससे अगर हम डिटेल करें और भी, तो इसका जो सवाल देख रहे हैं आप, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको क्या करना भाई, इन 20 सवाल को डेली का डेली प्रैक्टिस में लेना, और अपना एक, अब भी आप अपना क्या बनाएं, एक स्कोर बनाएं। आपका स्कोर क्या आता है उसके बाद आप मेंशन करिए, है ना। आप जरूर मेंशन करिए कि भैया हमारा 20 सवाल में हमने जो दिया, उस 20 सवाल में हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। एक चीज और, जैसे हमने यहाँ तक जितनी बात मुझे पता रहती उतनी बात लिखने की कोशिश करता हूँ, वैसे आप रणमल छंद के बारे में जितनी बातें पता हो पाए, एक बार जितना आप पढ़े हैं उन बातों को लिखने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा ना, पीछे की भी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगा कि अगर भैया आप पढ़े रहेंगे तो आप 4 विकल्प में से अगर 2 या 3 विकल्प के बारे में जान रहे हैं, अगर आप 2 या 3 विकल्प के बारे में जान रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई बेहतर है। अगर 2-3 विकल्प के बारे में जान रहे हैं तो आप आसानी से गलत विकल्प ही छांट लेंगे, या 2-3 विकल्प पता, 2-3 विकल्प इससे नहीं मैच करा, इसका मतलब जो नहीं मैच करा वो आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही ना। तो इस वजह से हमें ज्यादा ज्यादा पढ़ना होगा, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जब ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो जब हर एक विकल्प के बारे में कुछ ना कुछ हमें जानकारी हो जाएगी, जब कुछ ना कुछ जानने लगेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे। अन्यथा हम धुंध में बने रहेंगे, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाएगी, और कभी ना कभी देखो ना, अभी ये छोटा सा सवाल देखो, यहाँ पे क्या दिया है, जिन दत्त सूरी जिन धर्म सूरी, यहाँ से गलती हो जाएगी और फिर टेंशन में आ जाएंगे क्या होने वाला हमारे साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगली जो सीरीज मिलेगी वो 6वीं क्लास आपकी होगी, अगली कक्षा में मिलेगी। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, और वीडियो पूरी की पूरी तरीके से देखने की कोशिश करना, है ना। जो भी देख रहे हो अपने भाई बंधु तक भी शेयर करो, जो भी हमारे साथ, जो भी मैं जैसा भी आपको दे रहा हूं उसका जरूर एक बार आप परिणाम बताएं कि सर कैसा है ना। ठीक है भाई।